वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 का जो दोस्तों ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों ये बुक और ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगा कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, ये मापन एक चैप्टर इसके बारे में पढ़ेंगे और दोस्तों इसी में मापक यंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। इसी में दोस्तों हम लोग देखिए भौतिक राशियों के बारे में आज हम लोग ये तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों इस वीडियो में हम 3 अध्याय का डिस्कशन करेंगे और इन्हीं 3 अध्यायों में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो पूछे होंगे उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का ये पार्ट 2 होगा। इस पार्ट 2 में टोटल दोस्तों हम लोग 89 नंबर से लेकर के 166 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों ये चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे में अगर आपको नौकरी पानी है या रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो आपको हमारे इस वीडियो और इस सीरीज और इस बुक के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि ये रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए रामबाण या ब्रह्मास्त्र साबित होगा ये वीडियो और ये सीरीज दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक का हम लोग बायोलॉजी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप उन बायोलॉजी पार्ट को ना देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट विजिट करिए, जाकर के वहां पे प्लेलिस्ट में आपको बायोलॉजी पार्ट पूरा हमने कंप्लीट कर रखा। अब जो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। दोस्तों ये साइंस की क्लास हर रोज शाम को 8 बजे होती है, तो आप लोग ये 8 बजे क्लास को देखना बिल्कुल भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, आज हम लोग भौतिक विज्ञान का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। इस पार्ट 2 में सबसे पहला जो हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों मापन यानी कि मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों देख लीजिएगा, मेजरमेंट यानी कि मापन का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 89 नंबर पे, कहा गया है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेयर प्रेशर कहलाता है। दोस्तों वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। देखिए अगर यहाँ पे मैं आपको लिखूं कि वायुमंडलीय दाब को, देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं वायुमंडलीय, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरो आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मीटर, बैरोमीटर से आगे लिखेंगे मापा, फिर आगे लिख दीजिएगा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। ये इसका पहला फैक्ट या पहला पॉइंट हो गया। और एक एटमॉस्फेयर बराबर दोस्तों जो होता है, दोस्तों देख लीजिएगा, ये होता है 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये जो पीए लिखा है इसको आप क्या बोलेंगे, पास्कल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, पास्कल बोला जाता है। तो ये बात हो गई, ये एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है इतना 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। देख लीजिएगा ये पॉइंट हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है विकल्प नंबर ए पे। तो अगर देखेंगे दोस्तों तो ये जो 89 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि एक हार्स पावर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों ये सब आप जानते हैं कि ये जो होता है एक अश्वशक्ति कहेंगे या एक हार्स पावर कहेंगे। तो ये एक हार्स पावर बराबर होता है हमारा 746 वाट होता है। क्या होता है दोस्तों, 746 वाट होता है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया कहां पे गया है, ये दिया गया है विकल्प नंबर सी पे। तो 90 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 90 का सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि 746 वाट्स को क्या कहा जाता है, एक अश्वशक्ति कहा जाएगा, 1 किलोवाट
कहा जाएगा, एक पास्कल कहा जाएगा या फिर एक जूल कहा जाएगा। तो 746 वाट को एक अश्व शक्ति कहा जाता है। तो 91 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, देख लीजिएगा। और अगला हमारा 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि एक डायोप्टर डॉट डॉट के बराबर होता है। तो एक डायोप्टर जो हमारा होता है दोस्तों, वो एक मतलब मीटर की पावर -1 इसके बराबर होता है। यानी कि एक डायोप्टर, देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें तो एक डायोप्टर जो होता है वो होता है 1 मीटर की पावर -1 के बराबर होता है। ये एक डायोप्टर बराबर, ठीक है, ये बात हो गई। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 92 के बाद हम लोग देखेंगे 93 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 मीटर जो होता है हमारा 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे 1 मीटर पूछा गया है, तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 की पावर 6 माइक्रोन होता है। 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है 1 मीटर बराबर, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, 1 मीटर बराबर 10 की पावर 6 माइक्रोन होता है। अच्छा, ये बात हो गई। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा यहाँ पे दिया ये गया है। अब देखिए इतनी सारी बातें तो आपको कंफर्म हो गई। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1 मीटर बराबर 10 की पावर 6 माइक्रोन होता है। अगर यहाँ से ही देखेंगे तो 1 मीटर बराबर और भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 10 की पावर 3 मिलीमीटर होता है। 10 की पावर 3 मिलीमीटर भी होता है। अच्छा, ये बात हो गई। अब देखिए अगर और 1 मीटर बराबर देखा जाए तो 1 मीटर बराबर और भी क्या होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है 3.2 फीट होता है। क्या होता है दोस्तों, 3.2 फीट होता है। और देखेंगे तो 1 मीटर बराबर दोस्तों देख लीजिएगा और क्या होता है, 10 की पावर -3 किलोमीटर होता है। 10 की पावर 3 आगे दोस्तों लिख दीजिएगा, यहाँ पे किलोमीटर होता है। 10 की पावर 3 किलोमीटर होता है। अच्छा, ये हो गया। अब देख लीजिएगा 1 मीटर बराबर हमारा हो गया 10 की पावर -3 किलोमीटर हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 1 मीटर बराबर और क्या होता है, 1 मीटर बराबर जो हमारा होगा 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। 10 की पावर 9 नैनो आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मीटर, ये भी हमारा होता है 1 मीटर बराबर होता है, ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। अब और आगे अगर देखेंगे दोस्तों तो 1 मीटर बराबर दोस्तों और देख लीजिए क्या होता है, 1 मीटर बराबर अगर आप देखेंगे तो 1 मीटर बराबर 10 की पावर 12 पिकोमीटर होता है। 10 की पावर 12 आगे दोस्तों लिख दीजिएगा, यहाँ पे पिको आगे लिख दीजिएगा मीटर होता है। फिर और भी अगर आगे देखेंगे तो 1 मीटर बराबर दोस्तों देख लीजिएगा और क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा 1 मीटर बराबर हमारा हो जाएगा 10 की पावर 15। देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया, 10 की पावर 15 फेमटोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेमटो हो गया और आगे हम यहाँ पे लिख देंगे मीटर हो जाएंगे, फेमटोमीटर हो जाएंगे। ये बात हो गई। तो ये इतनी सारी दोस्तों हो गई 1 मीटर बराबर। देखिए क्या क्या होता है, ये कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, सब माइक्रोन में दिए गए हैं। तो माइक्रोन वाला दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा जो पहले हमने लिखा है ये माइक्रोन वाला ही लिखा है। तो 1 मीटर बराबर 10 की पावर 6 माइक्रोन ये दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों बी ऑप्शन पे। तो 93 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 94 नंबर देखेंगे और 94 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि परमाणु त्रिज्या डॉट डॉट में मापी जाती है। देखिए मिलीमीटर में मापी जाती है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में या फिर नैनोमीटर में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो परमाणु त्रिज्या होती है वो उसको हम किस में मापते हैं, उसको नैनोमीटर में मापा जाता है। तो 94 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। परमाणु त्रिज्या हम दोस्तों नैनोमीटर में मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, परमाणु त्रिज्या हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं। अच्छा, ये इतनी सी बात हो गई। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे 94 के बाद 95 नंबर और यहाँ पे हमारा दिया गया है, प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, मिली वोल्ट मीटर को, स्ट्रोबोस्कोप को, लक्स मीटर को या पीएच मीटर को। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए पूछा क्या गया है, प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो ये दोस्तों होता है प्रदीप्त। प्रदीप्त का जो
मतलब कह रहा है प्रदीप की माप निम्न से किसको उपयोग करके किया जाता है, तो लक्स मीटर को उपयोग करके किया जाता है। 95 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए एक लक्स बराबर जो होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, एक लक्स LUX, एक लक्स बराबर हो जाएगा हमारा एक ल्यूमेन प्रति मीटर, एक ल्यूमेन प्रति मीटर आगे होता है स्क्वायर। एक लक्स बराबर एक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया। अब दोस्तों अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 96 नंबर, यहाँ पे देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा है 1 किलोवाट घंटा लिखा है। अब देखिए इसको मैं कैलकुलेट करके निकालता हूँ क्या निकल के आएगा। देखिए 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट होता है, हमने यहाँ पे 1000 वाट लिख दिया। अब घंटे को अगर हम मिनट बनाएंगे दोस्तों देख लीजिएगा इसको हम 60 मिनट लिख सकते हैं। अब अगर इसको दोस्तों देख लीजिएगा, और अगर हमने 1000 वाट तो वैसे ही लिख दिया। अब अगर वाट को दोस्तों देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम वाट का दूसरा मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड भी होता है। क्या होता है दोस्तों, जूल प्रति सेकंड भी हम लिख सकते हैं। इंटू 60 मिनट को हम सेकंड बनाएंगे तो 60 इंटू 60 आगे लिख देंगे दोस्तों सेकंड लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, सेकंड लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देख लीजिएगा, इसको अगर हम कंफर्म कर, देखिए ये सेकंड से सेकंड हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बात पहले समझना ध्यान से, 36 ही आ गया। 3 जीरो इसके हो गए, 2 जीरो इसके हो गए, तो 3 2 5 जीरो बनाएंगे। देखिए हम 5 जीरो यहाँ पे ये बना दिए। इतना आ गया हमारा जूल आ गया। देखिए इसी को अगर हम अब इस रूप में लिखें, देखिए 5 जीरो हैं तो इसमें हम क्या लिख देंगे, 5 जीरो ये हो गए, एक अंक बाद दशमलव और यहाँ पे लगा देंगे तो इसको हम लिख देंगे 3.6 गुणे 10 की पावर 6, आगे लिख देंगे दोस्तों जूल लिख देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर बन जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 96 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है सी ऑप्शन। तो 96 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 96 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 97 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डाट डाट के बराबर होती है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होती है। देखिए अभी भी हमने निकाला, देखिए 1 किलोवाट घंटा करा कितने ऊर्जा के बराबर होती है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तो कितने जूल के बराबर होती है ये कहा गया है। तो अभी भी देखिए हमने निकाला है 1 किलोवाट का हम लिख सकते हैं 1000 वाट लिख सकते हैं, 1000 वाट। और घंटा को लिख सकते हैं दोस्तों 60 मिनट लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब एक बात और समझना, देखिए ये 1000 तो हमने वही रख दिया, 1000 ये रख दिया, और वाट को हम लिख सकते हैं दोस्तों देख लीजिएगा पीछे हमने किया है जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं, इंटू 60 को हम लिख सकते हैं सेकंड में बनाएंगे तो 60 इंटू 60 आगे लिख देंगे सेकंड। अब देखिए ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 36 और 3 2 5 जीरो हो जाएंगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 5 जीरो बना दिया। अब आगे हम लिख देंगे जूल हमारा बच रहा, तो यानी कि इतना आ जाएगा 36 बना करके 5 जीरो, ये बन जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर डी। तो डी हमारा यानी कि 97 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 97 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 98 नंबर, और यहाँ पे फिर पूछा गया है 1 किलोवाट। देखिए 1 किलोवाट पूछा गया है, हमारा क्या हो जाएगा 1000 वाट होगा। अब 1000 वाट को हम जूल प्रति सेकंड भी होता है। देखिए ये अब अभी आपने पढ़ा, देखिए 1 किलोवाट बराबर क्या होता है 1000 वाट होता है। और वाट को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों देख लीजिएगा, वाट को हम लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। अब देखिए ये 1000 वैसे रख दिया और यहाँ पे जूल, अब प्रति सेकंड है तो सेकंड की पावर हम लिख सकते हैं सेकंड की पावर -1 लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा देख लीजिएगा सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। तो देख लीजिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया सेकंड की पावर -1 हो गया। ठीक है, जूल सेकंड की पावर -1 ये हो गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर आपने देखा तो 1000 जूल सेकंड की पावर -1 ये दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 98 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 98 का ए विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। और अगला देखेंगे 99 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 1 किलोवाट बराबर शक्ति के बराबर होता है। देखिए 1 किलोवाट 1000 शक्ति के बराबर होता है। देखिए अभी आपने पढ़ा है 1 किलोवाट बराबर क्या होता है 1000 वाट होता है। तो ये दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया है 1000 वाट दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 99 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा
99 के बाद दोस्तों 100 नंबर हम लोग देखेंगे। अब 100 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले बात समझना ध्यान से। यहाँ पे पूछा गया है 5.5 किलोवाट घंटा पूछा गया है, ठीक है ना। हम जानते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, ये होता है। इतना आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। बस इसी में इसको रख दीजिए। अब कैसे आया अभी हमने आपको करके दिखाया भी है दोस्तों, तो अब इतना हमको और करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम रख देंगे, देखिए ये 5.5 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 55 और 36, देखिए 55 और 36 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने एक तरीका आपको बता रखा है। जब देखिए अभी दोनों की तरफ ऐसा समझ लीजिएगा कि दोनों तरफ दशमलव नहीं लगे हैं। हमने बताया जब एक 5 से कटने वाली संख्या हो तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, और यहाँ पे सम संख्या को आधा कर देते हैं, ये हो जाएगा। अब 18 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 11 88, 11 का नाम 11, और 11 8 19 हो जाएगा। 11 88 के 8 का ही हो गया है, 11 का नाम 11, 11 8 19 हो जाएगा, 198 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 198, और एक जीरो बना देंगे। और फिर दोस्तों देख लीजिएगा इंटू 10 की पावर 6, और कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा दशमलव लग जाएगा। जब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो दोस्तों देख लीजिएगा क्या बन जाएगा हमारा, 19.8 इंटू 10 की पावर 6, आगे हम लिख देंगे जूल। देखिए आगे हमने लिख दिया दोस्तों जूल। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये कितना बन गया हमारा, 19.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये दिया गया विकल्प नंबर डी पे। तो देखेंगे दोस्तों तो 100 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 100। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा। अब ये पूछा गया 5.6 किलोवाट घंटा पूछा गया है। हम जानते हैं दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। तो अब हम क्या क्या करें दोस्तों, इस 3.6 इंटू 10 की पावर 6 में 5.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों जब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, देखिए 5.6 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 में, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई करने के 20.16 इंटू 10 की पावर 6 जूल आगे आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये कहीं पे हमारा मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है दोस्तों, ये दिया गया है हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए पे। तो 101 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 101 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे 102 नंबर। अब देखिए 102 नंबर में पूछा क्या गया है, कहा गया है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होगा। तो 1 न्यूटन बराबर दोस्तों देख लीजिएगा, हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले बात समझना ध्यान से। बल, देखिए बल बराबर फार्मूला होता है हमारा, बल बराबर फार्मूला होगा हमारा द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा। क्या होगा यहाँ पे, द्रव्यमान और आगे होगा गुणे, आगे हम लिख देंगे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। अब देखिए द्रव्यमान दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे न्यूटन, ठीक है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है हमारा, किलोग्राम होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों किलोग्राम लिख देंगे। और त्वरण का मात्रक दोस्तों क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा इसका फार्मूला ऐसे होता है। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, तो यहाँ पे अगर हम ये लगा दें, देखिए 1 न्यूटन 1 किलोग्राम 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा आपका 1 न्यूटन बराबर बन जाएगा 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम, तो देखिए 1 किलोग्राम रख दिया इंटू 1, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लिख दिया यहाँ पे सेकंड की पावर -2 लिख दिया। अच्छा ये बात हो गई। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इतनी सी बात हो गई, इतना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड की पावर -2, ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा हमारा बी ऑप्शन पे। तो 102 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 102 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर दोस्तों हमारा कौन सा, बी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
तो दोस्तों ये देख लीजिएगा यहाँ पे 102 का हमारा विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। और आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे 102 के बाद दोस्तों 103 नंबर, और यहाँ भी दोस्तों देख लीजिएगा 103 नंबर में भी वही पूछा है, 1 न्यूटन बराबर, तो अभी भी आपने निकाला है दोस्तों 1 किलोग्राम और फिर इंटू मीटर सेकंड की पावर -2। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया है। तो 103 का दोस्तों देख लीजिएगा बी विकल्प यहाँ भी हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए 1 न्यूटन बराबर हमारा क्या बन जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर, और यहाँ पे सेकंड की पावर -2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, अभी पिछला क्वेश्चन में आपने देखा है। तो यही हमारा 103 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 103 के बाद दोस्तों देखेंगे 104 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि 4.6 किलोवाट घंटा बराबर होगा। देखिए अब हम जानते हैं, देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर हम जानते हैं 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल ये होता है। तो हमको क्या करना है, दोनों पक्षों में हमको 4.6 और यहाँ भी दोस्तों 4.6 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 4.6 किलोवाट घंटा बराबर बन जाएगा हमारा। अब देखिए 4.6 का जब हम 3.6 में जो दोस्तों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16 पॉइंट, देखिए 16.56 बन जाएगा, इंटू देखिए ये दशमलव है लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा 16 दशमलव क्या हो जाएगा, 16.56 गुणे 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पे देख लीजिएगा ये 104 का विकल्प नंबर अगर आप देखेंगे 16.56 गुणे 10 की पावर 6 जूल ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 104 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 104 के बाद हम लोग देखेंगे 105 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 2 किलोवाट घंटा बराबर होगा। देखिए 2 किलोवाट घंटा बराबर हमारा क्या होगा, तो 2 किलोवाट घंटा बराबर पूछा गया, तो हम जानते हैं दोस्तों देख लीजिएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर हमारा होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 किलो का 2 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 किलोवाट घंटा बराबर हमारा हो जाएगा। ये देख लीजिएगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 छंग 12 और 2 3 6 1 7, 7.2 छंग 12 2 3 6 7.2 गुणे 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो गया, तो ये दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे मैच हो रहा है, 7.2 गुणे 10 की पावर 6 जूल, 7.2 गुणे 10 की पावर 6 जूल दिया गया बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 105 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 106 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, कहा गया है कि 4.2 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा। 4.2 किलोवाट घंटा बराबर कह रहा क्या होगा, तो दोस्तों देख लीजिएगा अभी अभी हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर हम जानते हैं 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो ये हमारा दिया गया है 4.2 किलोवाट घंटा। देखिए 4.2 यहाँ पे हमारा 4.2 हमने ये रख दिया। अब अगर दोस्तों देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.2 किलोवाट घंटा बराबर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, देखिए जब इसका हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3.6 का 4.2 में मल्टीप्लाई जब करेंगे दोस्तों, 3.6 का 4.2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 दशमलव, देखिए ये बन जाएगा 15.12 इंटू 10 की पावर दोस्तों कितना 6 जूल। देखिए कैसे हो जाएगा, 2 छंग 12, अब देखिए 12 हमारा किस में आ रहा है, केवल इसी में तो आ रहा है। देखिए 2 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे 2 छंग 12, 12 देखिए 2 इसमें आ गया, तो इसका मतलब 15.12 बनेगा, और देखिए किसी में तो है नहीं, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो ये मौजूद है हमारा दोस्तों 106 का बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 106 के बाद हम लोग देखेंगे 107 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जा सकता है। देखिए प्रकाश वर्ष द्वारा हम लोग दोस्तों दूरी को मापते हैं, किसको मापते हैं दोस्तों, दूरी को। तो ये हमारा हो जाएगा दूरी को। एक प्रकाश वर्ष बराबर दोस्तों आप जानते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर आ जाएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 12, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा जूल, जूल नहीं दोस्तों किलोमीटर होता है, यहाँ पे ये जूल जो हमने लिख दिया दोस्तों, जूल नहीं होना चाहिए, इस जगह पे किलोमीटर आता है, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष की दूरी जो मापी जाती है दोस्तों किलोमीटर में मापी जाती है, ठीक है ना।
तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो ये हमारा विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ये दोस्तों बी के साथ, यानी कि 107 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 107 के बाद दोस्तों हम लोग 108 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा है कि एक नैनोमीटर बराबर दोस्तों क्या है, देखिए एक नैनोमीटर बराबर हमारा क्या दिया गया है, एक नैनोमीटर बराबर दोस्तों दिया गया है, ये होता है हमारा दोस्तों क्या होता है, ये 1/10⁻9 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर दोस्तों क्या होता है, 10⁻9 मीटर होता है। या तो दोस्तों इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक नैनोमीटर बराबर लिख सकते हैं 10⁻−9 मीटर लिखा जा सकता है। चाहे आप ये लिखें चाहे ये लिखें, इन दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों देख लीजिए कहां पे दिया गया है, विकल्प नंबर डी पे मौजूद है। तो 108 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है एक कूलाम प्रति सेकंड, यानी कि एक कूलाम प्रति सेकंड बराबर क्या होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, एक कूलाम प्रति सेकंड बराबर होता है दोस्तों 1 एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 एम्पियर। तो विकल्प नंबर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए विद्युत धारा का अगर फार्मूला जानेंगे, देखिए विद्युत धारा बराबर मैं आपको समझा दे रहा हूं, देखिए विद्युत धारा बराबर जो फार्मूला होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय होता है। क्या होता है, आवेश बटे समय, ये फार्मूला होता है, आवेश बटे समय। तो इसको बराबर, अब धारा बराबर देखिए Q अपॉन का T, ये हमारा क्या बन सकता है, देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं I बराबर Q अपॉन का T, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला जब होता है, देखिए विद्युत धारा को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, एम्पियर से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों एम्पियर, यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा को यहाँ पे हमने एम्पियर लिख दिया। आवेश, आवेश का मात्रक दोस्तों क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। बटे दोस्तों यहाँ पे समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए 1 एम्पियर, देखिए यही तो बन गया जाकर, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, देखिए ये तो बना 1 एम्पियर बराबर, देखिए 1 एम्पियर बराबर बन जाएगा 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, बन गया ना फार्मूला हमारा। तो बस थोड़ा सा वापस आपको दिमाग लगाना है, देखिए सब कुछ आपके सामने दिया गया है, ठीक है ना। तो 109 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 109 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 110 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 1 पिकोमीटर डॉट डॉट के बराबर है। 1 पिकोमीटर डॉट डॉट के बराबर है, ठीक है भाई, 1 पिकोमीटर डॉट डॉट के बराबर है। तो 1 पिकोमीटर डॉट डॉट के बराबर है 10⁻−11 मीटर के, 10⁻12 मीटर के, 10⁻−12 मीटर के, 10⁻11 मीटर के। तो 1 पिकोमीटर दोस्तों देख लीजिएगा, इसने कहा है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 1 पिकोमीटर जो हमारा होता है 10⁻−12 मीटर के बराबर होता है। देखिए 1 पिकोमीटर बराबर जो हमारा होगा वो होगा 10⁻−12 मीटर के बराबर होगा, ठीक है भाई। ये दिया कहाँ पे गया है, ये दिया गया है विकल्प नंबर हमारा सी में दिया गया है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो 110 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 111 नंबर, और 111 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा है कि 1 जूल बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पे अब 1 जूल पूछा गया है। तो 1 जूल बराबर दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए जूल किसका मात्रक होता है, जूल के दूसरी राशि हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं ना। देखिए तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा होता है जूल, देखिए क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल कहलाता है। और कार्य देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए 1 जूल बराबर हम लिख देंगे इसको 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर लिख देंगे, 1 न्यूटन मीटर लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये 1 जूल बराबर हमारा ये दिया गया दोस्तों ए ऑप्शन पे। तो 111 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 111 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे 112 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। देखिए 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई यूनिट खर्चा होता है, 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी, ये बात हमको बताना है।
तो दोस्तों देख लीजिएगा, हम जानते हैं कि एक यूनिट बराबर कितना होता है, देख लीजिएगा एक यूनिट, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की पावर दोस्तों होता है 6 जूल। इतनी ऊर्जा हमारी खपत होती है। देखिए एक यूनिट बराबर हम देखेंगे, एक यूनिट बराबर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6, आगे लिख देंगे दोस्तों जूल लिख देंगे। अच्छा ये हो गया 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। अच्छा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 100 यूनिट खर्चा होने के लिए बात कहा गया है, तो अब हम क्या करेंगे, 100 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 का हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा 100 यूनिट की बात कही गई है ना, तो 100 यूनिट हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, देखिए आपने पढ़ा है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल ये होता है। अब इसी 1 किलो वाट को हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, अथवा करके एक इकाई लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों एक यूनिट भी लिख सकते हैं। तो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल ये होता है, ठीक है ना। ये इतना आप समझ लीजिएगा, ऐसा ये तो आप जानते ही हैं ऐसा होता है, ठीक है। तो 100 यूनिट का हमने निकाल लिया। अब दोस्तों देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 3.6 गुणे 10 की पावर 9 जूल बन जाएगा। 3.6 गुणे 10 की पावर 9 जूल बन जाएगा। इतनी बात आपको तो समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, अच्छा 6 3 9 जूल कैसे होगा, 8 जूल होगा ना। देखिए 2 जीरो है तो 6 2 8 जीरो हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 हो जाएगी। 3.6 गुणे 10 की पावर 8 जूल बन जाएगा। बस दोस्तों यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ये हमने आगे जूल तो लिख ही रखा दोस्तों, तो बस यही हमारा इतना जूल हो जाएगा। देखिए कहीं पे क्वेश्चन में मैच कर रहा होगा, 3.6 गुणे 10 की पावर 8 जूल दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो 112 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 112 के बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे 113 नंबर पे आ जाएंगे दोस्तों, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मापक यंत्र के बारे में। दोस्तों देख लीजिएगा, मापक यंत्र यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, यहाँ मापक यंत्र के बारे में हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का, थर्मोमीटर का, टेट्रामीटर का, बैरोमीटर का। देखिए इसने क्या पूछा है, किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए दोस्तों जो किया जाता है वो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे किया जाता है, चलिए मैं इसको भी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ओडोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखेंगे ओडोमीटर, तो ओडोमीटर का वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, देखिए वाहन द्वारा, हम लिखे दे रहे हैं वाहन द्वारा चली गई दूरी, वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए, वाहन द्वारा चली गई दूरी, आगे यहाँ पे लिख दीजिएगा मापने के लिए, वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए, ये हो गया। अब टेट्रामीटर, अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे टेट्रामीटर, देखिए टेट्रामीटर का दोस्तों प्रयोग देख लीजिए किस लिए किया जाता है। यहाँ पे किसका पूछा गया है, टेट्रामीटर का। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे टेट्रामीटर का अगर हम देखेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये टेट्रामीटर का जो हम देखेंगे, तो टेट्रामीटर का प्रयोग दोस्तों हम जो करते हैं, इसका प्रयोग दोस्तों हमारा जो होता है टेट्रामीटर, तो इसका प्रयोग दोस्तों तुम्हारा, ये तो एक अब गलत वर्ड लिखा है, इसका प्रयोग हम लोग कहीं पे नहीं करेंगे, ठीक है। टेट्रामीटर का यूज कहीं पे नहीं होता है, ये एक गलत वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसको खत्म करिए, और यहाँ पे आ जाएगा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का दोस्तों शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इसका क्या इसलिए प्रयोग किया जाता है, शरीर का, आगे लिख देंगे ताप मापने के लिए, शरीर का ताप मापने, आगे लिख दीजिएगा के लिए, शरीर का ताप मापने के लिए हो गया, ठीक है। अब देखिए बैरोमीटर का प्रयोग आपने जान ही लिया, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक और होता है, क्या है, देखिए यहाँ पे एक होता है हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन हाइग्रोमीटर अगर आप जानेंगे तो ये किस लिए होता है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें हो गई दोस्तों। तो यहाँ से आपने जाना दोस्तों 113 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसने कह ही दिया है, अगला हमारा जो उसमें हाइग्रोमीटर नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे हाइग्रोमीटर पूछ ही लिया गया। देखिए हाइग्रोमीटर से
से क्या मापा जाता है? देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आप जान लीजिएगा। यहाँ पे अभी पिछला क्वेश्चन मैंने वहां पे नहीं दिया गया था, लेकिन मैंने आपको बताया। लेकिन देखिए, अगले ही क्वेश्चन पे ये आपको मिल गया कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और देखिए, ऊष्मा आगे यहाँ पे दिया गया है, ऊष्मा हो गया। और यहाँ पे अगर देखेंगे बल विकिरण, तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी, यानी कि 114 का अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए भाई, अगला देख लेते हैं। और अगला हमारा देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे विकिरण दिया गया है, ठीक है ना। तो ये किसका, ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका जो पूरा परफेक्ट होता है ये हो जाएगा ऊष्मीय विकिरण, ये बोलोमीटर। इसमें क्या होता है, एक बोलोमीटर होता है, उसका प्रयोग करते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा 114 का विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा। और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा, दिया क्या गया है भाई, अगला क्वेश्चन 115 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पाइरोमीटर, एपीडिया स्कोप, पेरीस्कोप या ओडोमीटर? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। समुद्र के अंदर से या समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग पनडुब्बी में प्रयोग करते हैं, पेरीस्कोप का प्रयोग करते हैं। ये दिया गया है 115 का विकल्प नंबर सी पे। तो सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात दोस्तों आपको समझ में आ चुकी होगी कि पेरीस्कोप का प्रयोग जो हम करते हैं वो पनडुब्बियों में दोस्तों क्या करते हैं, ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे नंबर ए में लिखा पाइरोमीटर, तो ये दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु किया जाता है। ये जो लिखा पाइरोमीटर, ये दूर में स्थित कोई वस्तु का कितना ताप है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा एपीडिया स्कोप, तो एपीडिया स्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, चित्रों को चित्रों चित्रों को पर्दे पर देखिए चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए, यहाँ पे किसके लिए दोस्तों, प्रक्षेपण के लिए ये हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया ये गया है ओडोमीटर। अभी अभी आपने जाना गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए, यानी कि दूरी मापने के लिए, यहाँ पे दूरी मापने के लिए, आगे लिख दीजिएगा के लिए, कौन सी दूरी, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पे लिख दीजिएगा गाड़ी द्वारा तय दूरी, ठीक है ना। गाड़ी द्वारा तय दूरी को मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, पाइरोमीटर जो लिखा है, अभी भी मैंने आपको बताया पाइरोमीटर किस लिए होता है, दूर स्थित वस्तुओं के ताप का पता लगाने के लिए होता है। देखिए जो ये यहाँ पे लिखा पाइरोमीटर, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा पाइरोमीटर लिखा ना, देखिए पाइरोमीटर का क्या होता है, दूर स्थित, यहाँ पे हम लिख देंगे दूर स्थित वस्तु का ताप, दूर स्थित वस्तु का ताप ज्ञात करने के लिए होता है, ठीक है ना। पाइरोमीटर का प्रयोग दूर स्थित कोई वस्तु है उसका ताप ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 116 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? वायुमंडलीय दाब का प्रयोग करने के लिए या उसका मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अभी आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। 116 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। यहाँ पे अगर आप जानेंगे तो बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक इवान गेलिस्टा टोरिसेली हैं दोस्तों। इसके आविष्कारक जो हैं, ये बैरोमीटर के आविष्कारक, देखिए यहाँ पे आविष्कारक हम लिख दें, आविष्कारक, देखिए बैरोमीटर के आविष्कारक जो है दोस्तों, इसके कौन है? इसके आविष्कारक हैं इवान, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे इवान, हमने क्या लिखा, इवान गेलिस्टा, इवान आगे लिख दीजिएगा गेलिस्टा, इवान गेलिस्टा, ये हैं
यहाँ पे हमने लिख दिया एवान गेलिस्टा टोरिसेली, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा टोरी, आगे लिख दीजिएगा सेली, टोरिसेली, ये हैं इसके आविष्कारक है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे दोस्तों। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देखिए, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए करते हैं, थर्मामीटर मनुष्य के टेम्परेचर को मापने के लिए करते हैं, और ऐसे दोस्तों मल्टीमीटर तो ये अब जानते ही हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे दोस्तों ये सब सारी चीजें हम आपको पता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 117 नंबर क्वेश्चन पे, और 117 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। देखिए 117 नंबर में भी सेम वही क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कह रहा है कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर मनुष्य के टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। टेट्रामीटर जो दिया गया है ये हमारा एक गलत वर्ड दिया गया है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 117 का हमारा विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 118 नंबर, इस पे कहा है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्ट्राबोस्कोप को, टेलीस्कोप को, हेलियोस्कोप को, सन मीटर को। तो सूर्य को देखने के लिए दोस्तों हम लोग हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका? हेलियोस्कोप, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 118 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, हेलियोस्कोप का प्रयोग हम लोग सूर्य को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। और दोस्तों टेलीस्कोप दूरदर्शी व प्रकाशीय उपकरण है। टेलीस्कोप जो है दोस्तों हमारा ये क्या है, एक प्रकार से ये दूरदर्शी व प्रकाशीय उपकरण है। देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे टेलीस्कोप, ये दूरदर्शी आप इसको कह सकते हैं, दूरदर्शी या दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, प्रकाशीय उपकरण है। क्या लिखेंगे? प्रकाशीय उपकरण है। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रकाशीय, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा उपकरण है, प्रकाशीय उपकरण है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे और अगर आप इसके बारे में जानेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा लिखा है और आगे यहाँ इतना तो आपने जान ही लिया दोस्तों। अब अगर और भी अगर जानेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, ये कुल मिलाकर सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला देखेंगे दोस्तों 119 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि विभवांतर को मापने के लिए डाट उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए दोस्तों हम जानते हैं वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। देखिए विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। 119 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 119 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 120 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि विभवांतर को मापने के लिए डाट उपकरण का उपयोग किया जाता है वोल्ट मीटर। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा डी ऑप्शन यहाँ भी हो जाएगा। तो 120 का विकल्प नंबर डी हमारा यहाँ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग 120 के बाद हम लोग देखेंगे 121 नंबर, और 121 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर सर्किट हमारे पास है, सर्किट में कह रहा बिजली का प्रवाह का पता लगाने के लिए, जैसे कोई सर्किट है उसमें बिजली का प्रवाह हो रहा है, तो उसका पता लगाने के लिए कह रहा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रयोग हम दोस्तों गैल्वेनोमीटर के लिए प्रयोग करते हैं। तो 121 का विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 121 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग हम दोस्तों दूध की शुद्धता मापने के लिए करते हैं। यहाँ पे देखिए लैक्टोमीटर दिया गया है, इसको दूध की शुद्धता मापा जाता है, दूध की, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा यहाँ पे शुद्धता, दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अब एनीमोमीटर, देखिए एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, एनीमोमीटर होता है दोस्तों इसमें हवा का वेग मापा जाता है। एनीमोमीटर को अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको वेग मापक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेग मापक। देखिए इसमें वेग को मापा जाता है, किसमें क्या मापा जाएगा, वेग को मापा जाता है, इसमें वेग को मापा, आगे लिख लीजिएगा, जाता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा बैरोमीटर बचा, तो बैरोमीटर दोस्तों आप जानते ही हैं इसमें क्या होता है, वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। यहाँ पे दोस्तों बैरोमीटर से हम क्या करेंगे, वायुमंडली दबाव को मापेंगे, वायुमंडली, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे वायुमंडली दबाव, वायुमंडली दबाव को मापते हैं, वायुमंडली दबाव को आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मापते हैं,
वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई दोस्तों। तो 121 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डॉट डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीडोमीटर का, टैकोमीटर का, एनीमोमीटर का, या फिर दोस्तों क्रोनोमीटर का। तो दोस्तों बता दूं आपको, यहाँ पे एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए यहाँ पे हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये दिया गया है हमारा 122 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए क्रोनोमीटर दिया गया है, तो क्रोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसमें आपको दोस्तों बता दूं कि जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए। देखिए सही, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा समय, सही समय का पता लगाने के लिए, पता आगे दोस्तों लिख दीजिएगा लगाने, पता लगाने, और फिर आगे लिख दीजिएगा के लिए, पता लगाने के लिए। ठीक है, ये बात हो गई। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे स्पीडोमीटर। देखिए अब स्पीडोमीटर का मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। स्पीडोमीटर में क्या है? ये मोटर गाड़ी की गति मापने के लिए होता है। देखिए इस मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे मोटर गाड़ी की गति। देखिए मोटर गाड़ी की गति मापने का यंत्र, गति मापने का यंत्र है। देखिए क्या है? मोटर गाड़ी की गति मापने का यंत्र है। अब देखिए एनीमोमीटर, देखिए यहाँ पे एक दिया गया है एनीमोमीटर। ठीक है भाई, यहाँ पे एनीमोमीटर की बात आ जाती है, तो एनीमोमीटर भी जान लीजिएगा। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया है कि पवन के वेग का मापन होता है, पवन के वेग को मापने के लिए होता है। यहाँ पे आप लिख देंगे किसका? पवन के, आगे लिख दीजिएगा वेग को मापने के लिए, पवन के वेग को मापने, आगे लिख दीजिएगा के लिए, पवन के वेग को मापने के लिए होता है। अच्छा ये बात हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के आपने जान लिया कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए दोस्तों क्या होता है? क्रोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो 122 का विकल्प नंबर हम नहीं, क्रोनोमीटर में दोस्तों टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 122 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मोटर गाड़ी की गति मापने के लिए। एनीमोमीटर पवन के वेग को मापने के लिए, और क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 123 नंबर, और 123 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें दिया गया है, कहा गया है कि विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर मूलतः एक है। देखिए विभव मापी मूलतः एक है। मूलतः एक क्या है दोस्तों? ये मापन उपकरण होता है। पोटेंशियल यानी कि विभव मापी मूलतः एक है, मापन उपकरण होता है। 123 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि विभव मापी मूलतः एक मापन उपकरण होता है। क्या होता है दोस्तों? मापन का एक उपकरण होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 123 के बाद यहाँ पे 124 नंबर, और 124 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर में, एमीटर में, ओम मीटर में, वेव मीटर में। देखिए इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा हम मापेंगे दोस्तों, किससे मापेंगे? देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी को पता होना चाहिए कि विद्युत धारा दोस्तों जो मापते हैं वो एमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? एमीटर से। विकल्प नंबर हमारा देखेंगे 124 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो हम विद्युत धारा जो मापेंगे वो एमीटर से मापते हैं दोस्तों। तो विकल्प नंबर हमारा 124 का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 124 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 125 नंबर, और 125 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है एमीटर डॉट डॉट को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है उपरोक्त सभी। तो 125 का दोस्तों देखेंगे तो ये उपरोक्त सभी जो यहाँ पे दिया गया है वो विद्युत परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो यहाँ पे हमारा दिया गया है विकल्प नंबर 125 का यहाँ पे 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे दोस्तों देखेंगे 125 के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 126 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि किसको मापने के लिए स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है या उपयोग होता है। किसको मापने के लिए, करेक्ट, किसको मापने के लिए स्टैग्लोमीटर का प्रयोग, स्टैग्लामोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पृष्ठ तनाव को मापने के लिए जो हम लोग करते हैं स्टैग्लोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा पृष्ठ तनाव, विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पे हमारा 126 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 126 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 127 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डाट डाट मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। गाड़ियों में दूरी मापने के लिए, यानी कि गाड़ियों की दूरी मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। 127 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 127 का बी हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 128 नंबर जो दिया गया है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। तो ये पिटाट ट्यूब है। क्या है दोस्तों, पिटाट ट्यूब। 128 को दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, तो पिटाट ट्यूब है। क्या है दोस्तों, पिटाट ट्यूब है। तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला देखेंगे दोस्तों, टैकोमीटर डाट डाट का मापन करता है। देखिए टैकोमीटर मिश्र धातु के संगठन का मापन करता है, या फिर दोस्तों द्रव की प्रवाह दर को मापता है, या तापमान को, या फिर गतिपालक चक्र की घूर्णन चाल को। तो टैकोमीटर दोस्तों जो मापता है गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल को मापता है। विकल्प नंबर जो डी दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा जाकर के। और यहाँ पे 129 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। टैकोमीटर का प्रयोग दोस्तों क्या मापता है, अभी भी आप पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं तो इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, चलिए बता दे रहा हूं मैं आपको, चक्कर प्रति मिनट। देखिए यहाँ पे आगे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, टैकोमीटर का मापन करता है दोस्तों ये गतिपाल चक्र, यानी कि जो पहिया होता है, आरपीएम आप बोल दीजिएगा, गतिपाल चक्र यानी कि फ्लाई व्हील। देखिए फ्लाई माने फ्लाई व्हील, यानी व्हील माने क्या होता, पहिया, वही उसी को चक्र लिखा है, ठीक है ना। फ्लाई व्हील की घूर्णात्मक चाल को मापने के लिए किया जाता है। इसमें इस भाषा में बता दिया है, यानी कि चक्कर प्रति मिनट यानी कि आरपीएम को मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे 130 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देखेंगे 131 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मल्टीमीटर में होता है। देखिए मल्टीमीटर में क्या होता है, करंट और ओम होता है, वोल्ट मीटर और ओम मीटर होता है, वोल्ट मीटर और करंट मीटर होता है, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है। तो 131 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है, मल्टीमीटर में होता है, ये वोल्ट मीटर होगा, करंट मीटर होगा और ओम मीटर होगा। तो 131 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। मल्टीमीटर में होता है क्या क्या होगा दोस्तों, वोल्ट मीटर होगा, करंट मीटर भी होगा और ओम मीटर भी होगा। तो विकल्प नंबर हमारा 131 का ये डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 131 के बाद दोस्तों देखेंगे 132 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा है कि रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। देखिए रिएक्टर पैमाना पूछा गया ना, रिएक्टर पैमाने के बारे में कह रहा है निम्नलिखित में से क्या गलत है। हमको गलत कथन यहाँ पे बताना है, गलत पॉइंट बताना है कि इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा यहाँ पे गलत कह रहा है, इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। तो ये बात दोस्तों सही है, इसे जो था रिएक्टर पैमाने को 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, बात सत्य कहा गया। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, ये भी बात सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, रिएक्टर स्केल को, यानी कि रिएक्टर
स्केल को भूकंप मापी उपयोग में हम लोग लाते हैं, भूकंप मापने का उपयोग में लाते हैं, ठीक है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये बात यहाँ पे गलत बताया गया है। इसने ये जो बताई है बात, यानी कि 8 से 9 की तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है, इसने तो कह दिया है दोस्तों, ये कह रहा है हल्का भूकंप कहा गया है। देखिए 8 से 9 की तीव्रता को अर्थ है हल्का भूकंप कहा है, लेकिन ये हल्का भूकंप नहीं होगा, ये 8 से 9 की तीव्रता वाला हमारा जो होगा ये बहुत उच्च वाला होगा भूकंप, यानी कि बहुत तेजी भूकंप होगा, तो ये गलत कहा है। तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 132 का डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 132 के बाद हम लोग देखेंगे 133 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आर्द्रता मापी का, हाइड्रोमीटर का, हिप्सोमीटर का, फेदोमीटर का। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तरल पदार्थ को मापने के लिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है ना। देखिए तरल पदार्थ का जो हम लोग मापने का प्रयोग करते हैं वो हाइड्रोमीटर, यहाँ पे देख लीजिएगा विकल्प नंबर कौन सा हमारा दिया गया है, विकल्प नंबर हमारा ये बी दिया गया है। तरल पदार्थ को मापने के लिए हम दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग करते हैं हम यहाँ पे हाइड्रोमीटर को, यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात हो गई दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए समुद्र की गहराई मापते हैं किससे, फेदोमीटर से। देखिए यहाँ पे अगर जो फेदोमीटर लिखा है इसको हम किससे, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, समुद्र की गहराई मापते हैं, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं। देखिए समुद्र की गहराई मापते हैं, गहराई आगे ले दीजिएगा, समुद्र की गहराई मापते हैं, समुद्र की गहराई मापते आगे ले दीजिएगा है, समुद्र की गहराई मापते हैं फेदोमीटर से, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा ये बात हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा फेदोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, समुद्र की गहराई मापते हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं, देखिए समुद्र तल की ऊंचाई किससे मापते हैं, ये हिप्सोमीटर से समुद्र तल की ऊंचाई मापते हैं। इसमें दोस्तों देख लीजिएगा ये जो हमारा दिया गया है इसमें समुद्र तल की ऊंचाई मापते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे समुद्र तल की ऊंचाई, समुद्र तल की आगे लिख देंगे ऊंचाई, समुद्र तल की हम यहाँ पे ऊंचाई मापेंगे, क्या मापेंगे दोस्तों, समुद्र तल की यहाँ पे ऊंचाई मापा जाता है, ठीक है ना। हिप्सोमीटर से हम क्या करेंगे, समुद्र तल की ऊंचाई मापेंगे। अब देखिए आर्द्रता मापी, अब देखिए भाई आर्द्रता मापी से क्या करते हैं, आर्द्रता मापी की सहायता से दोस्तों क्या करते हैं, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। आर्द्रता मापी से हम क्या करते हैं, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए वायुमंडल में व्याप्त, आगे हम लिखते हैं वायुमंडल में, आगे लिख दीजिएगा व्याप्त, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। आर्द्रता, देखिए आर्द्रता को मापते हैं, मापते आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मापते हैं, ठीक है भाई, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं, ये बात हो गई। तो यहाँ पे हमारा 133 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 134 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे, इस पे ये कहा गया है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, देखिए लेजर का, रडार का, सोनार का, या फिर दोस्तों स्कूबा का। तो 134 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, हम सोनार का प्रयोग करते हैं। देखिए पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सोनार का। तो 134 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए लेजर का प्रयोग दोस्तों किस लिए किया जाता है, तो लेजर का समझ लीजिएगा। लेजर का प्रयोग दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी एस मेमन ने 1960 में की थी, टी एस मेमन ने 1960 में किया था। इसका फुल नाम होता है लेजर का लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। और राडार का प्रयोग समझ लीजिएगा, राडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिडक्शन एंड रेंजिंग ऑफ होता है, मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। इसका संक्षिप्त रूप कह रहा है यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुमंडल की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। इसकी सहायता से वायुमंडल की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। आप दोस्तों देख लीजिएगा स्कूबा जो लिखा है, स्कूबा का मतलब क्या होता है, इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। इसका मतलब जो वो होता है स्कूबा का फुल नेम, तो इसको आप लिखेंगे सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग
एपरेस्टस, इसका ये फुल नेम होता है स्कूबा। तो इसका प्रयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने में स्कूबा का प्रयोग किया जाता है। और लेजर का प्रयोग दोस्तों मैंने आपको बताया कि युद्धों में दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने के लिए किया जाता है या शल्य चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। और राडार का दोस्तों प्रयोग किस लिए किया जाता है, मैंने बताया आपको वायुमंडल की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी बातें हो गई दोस्तों, इस यहाँ से आपने समझ लिया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है 135 नंबर। कहा गया है कि जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। जहाज में क्या मापने के लिए हम इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई, समुद्री वनस्पति की सघनता। तो 135 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ये दिया गया है पानी की गहराई, तो पानी की गहराई हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 135 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार यानी कि सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के सिद्धांत के समान होता है। तो 135 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 135 के बाद दोस्तों देखा जाए 136 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है। यानी कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है। हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या फिर दोस्तों थर्मोमीटर। दूध के घनत्व को मापने के लिए दोस्तों हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो लैक्टोमीटर दोस्तों हम ये दूध के घनत्व का मापने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि लैक्टोमीटर या निर्धारित करने के लिए। देखिए दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी होता है, तो ये होता है हमारा दोस्तों लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 136 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि द्रवों का, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे द्रवों, देखिए हम क्या लिखेंगे द्रवों का अपेक्षिक घनत्व, द्रवों का यहाँ पे लिख दीजिएगा अपेक्षिक, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपेक्षिक, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा घनत्व, द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। अब बैरोमीटर की बात आती है। देखिए बैरोमीटर का तो आप जानते ही हैं, बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा दाब, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। अच्छा ये हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तापमान, मनुष्य के शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। और दूध के घनत्व डेंसिटी को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों विकल्प नंबर हमारा 136 का बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 136 के बाद 137 नंबर। और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे क्वेश्चन में ये कहा गया है, इस पे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ये कहा गया है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में दोस्तों देख लीजिएगा, अभी इस क्वेश्चन को आपने कई बार पढ़ लिया है। और यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं ओडोमीटर होता है। क्या होता है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये ओडोमीटर दिया गया है दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी पे। तो 137 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा टैकोमीटर वायुयान की गति को मापने के लिए किया जाता है। देखिए टैकोमीटर का प्रयोग वायुयान की गति को मापने के लिए, वायुयान की गति, देखिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे वायुयान की गति मापने के लिए, मापने, आगे लिख दीजिएगा के लिए, वायुयान की गति मापने के लिए, ठीक है। अब स्पीडोमीटर, देखिए यहाँ पे स्पीडोमीटर क्या है, यहाँ पे स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, वाहन की गति को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हम लिख देंगे वाहनों की गति मापने के लिए, वाहनों की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का। अब देखिए पेडोमीटर का प्रयोग, अब देखिए पेडोमीटर एक हमारा बच रहा ना, तो पेडोमीटर का प्रयोग दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका फिलहाल हमारा इसका प्रयोग पेडोमीटर नहीं होता बल्कि ओडोमीटर का प्रयोग होता है, किसमें वाहन की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा 137 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 137 के बाद हम लोग देखेंगे 138 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि मोटर गाड़ी, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर दूरी मापता है। ये हमारा 138 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर हमारा
क्या मापता है? दूरी मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 139 नंबर। और 139 नंबर पे कहा गया है कि डॉट डॉट वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। फिर से समझ लीजिएगा, डॉट डॉट वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक्सलेरोमीटर, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर या फिर दोस्तों टाइपोमीटर। देखिए डॉट डॉट वह, आगे समझ लीजिएगा यहाँ पे कहा क्या गया है कि डॉट डॉट वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए दोस्तों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, बहुत आगे बढ़ गए क्या दोस्तों यहाँ पे। हाँ, ये है हमारा 139 नंबर क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ओडोमीटर का प्रयोग। तो कुल मिलाकर के 139 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 139 का हमारा विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 140 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा है कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग दोस्तों विभवांतर वोल्ट मीटर, देखिए विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं, विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो 140 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 140 के बाद हम लोग देखेंगे 141 नंबर। और 141 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, देखिए कह रहा किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का, एमीटर का, रियोस्टेट का, वोल्ट मीटर का। तो यहाँ पे देखिए इन चार ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन एक राइट होगा वो हमारा दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा? वो राइट हो जाएगा दोस्तों गैल्वेनोमीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है दोस्तों गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि 141 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं किसका? गैल्वेनोमीटर का। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो एमीटर लिखा हुआ है, एमीटर का प्रयोग दोस्तों किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा को मान ज्ञात करने के लिए, प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए, देखिए इसके हम लिख देते हैं यहाँ पे छोटा छोटा सा, प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान। आगे दोस्तों लिख दीजिएगा प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब वोल्ट मीटर से दोस्तों क्या करते हैं? किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। रियोस्टेट, देखिए प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए रियोस्टेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रतिरोध को, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख देंगे प्रतिरोध को कम या ज्यादा करने के लिए, कम या आगे लिख दीजिएगा ज्यादा, कम या ज्यादा, आगे लिख दीजिएगा करने, फिर आगे लिख दीजिएगा के लिए, कम या ज्यादा करने के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे हमारा 141 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 141 के बाद 142 नंबर क्वेश्चन। और 142 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 142 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। दोस्तों अभी इसके पहले या इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, किसका? गैल्वेनोमीटर का। तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट एवं परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 142 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 143 नंबर। और इस पे कहा गया है कि डॉट डॉट वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो स्पीडोमीटर, वोल्टोमीटर, वेलोमीटर या लेक्टोमीटर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारा दिया गया वाहन की गति जानने के लिए मदद करता है, तो वाहन की गति जानने के लिए दोस्तों हम लोग स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे 143 का जो दिया गया है ए ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है वोल्टोमीटर, तो वोल्टोमीटर का प्रयोग दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसमें परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, यानी वोल्टमीटर या वोल्टोमीटर ये मतलब विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेक्टोमीटर दूध की अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई दोस्तों। तो और अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 144 नंबर, इसमें कहा है कि डॉट डॉट
इकोलोकेशन का एक प्रकार है। कंपन, आवृत्ति, रडार, सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इकोलोकेशन का एक प्रकार जो हमारा होता है वो सोनार होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 144 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा इकोलोकेशन हमारा जो होता है वो सोनार होता है। सोनार दोस्तों होता है इकोलोकेशन एक प्रकार का है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में पराशब्द तरंगे प्रयोग की जाती हैं। सोनार का विस्तृत रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो ये सारी बातें हो गई दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 145 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अमीटर, विद्युत धारा को मापने के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों ओम मीटर, अब देखिए ओम मीटर का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो ओम मीटर का प्रयोग दोस्तों हम प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। प्रतिरोध दिया गया दोस्तों सी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर 145 का यहाँ पे हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 146 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है 146 नंबर पे कहा गया है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। उडोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर या एमीटर। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों एनीमोमीटर। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, एनीमोमीटर। यानी कि 146 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 146 का यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कहा गया कि डॉट डॉट का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए कह रहा है किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों एनीमोमीटर। अभी आप पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़े हैं तो वही यहाँ पे भी हो जाएगा 147 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 147 के बाद दोस्तों 148 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया कि एनीमोमीटर उपयोग का प्रयोग डॉट डॉट को मापने के लिए किया जाता है। वायु की गति को, वायु दाब को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 148 का अभी अभी आप पीछे पढ़े हैं कि वायु की गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो विकल्प नंबर 148 का हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। लाई डिटेक्टर मशीन, यानी कि टेलीस्कोप, पॉलीग्राफ, टैकोमीटर, फोटोमीटर। तो ये पॉलीग्राफ जो होता है दोस्तों यही झूठ का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, किसका, पॉलीग्राफ का। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसकी खोज जो दोस्तों की गई थी, खोज जॉन ऑगस्टन लार्सन ने 1921 में इसकी खोज की गई थी। और दोस्तों इसको अपराध की जांच करने को नार्को टेस्ट नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसे आगे मैं लिखे दे रहा हूं, इसे नार्को टेस्ट, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे इसे नार्को टेस्ट नार्को टेस्ट। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, समझ लीजिएगा। इसे जो हो, देखिए पॉलीग्राफ, यहाँ पे हम लिखेंगे इसे नार्को, इसे नार्को टेस्ट, इसे नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता, नाम से भी आगे दोस्तों लिख दीजिएगा जाना, फिर यहाँ पे जाता है। इसे नार्को टेस्ट के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा इसकी खोज, देखिए खोज किसने की थी, खोज जो करने वाले व्यक्ति हैं जॉन ऑगस्टन लार्सन। देखिए यहाँ पे कौन है, जॉन ऑगस्टन, यानी कि ऑगस्टन, देखिए जॉन ऑगस्टस है, जॉन ऑगस्टस लार्सन, जॉन ऑगस्टस लार्सन, जॉन ऑगस्टस लार्सन ने 1921 ईस्वी में किया, 1921 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1921 ईस्वी में किया, सन ने किया। तो ये बात हो गई दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिएगा 149 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 150 नंबर, यहाँ पे कहा लाई डिटेक्टर उपकरण को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। देखिए सिस्मोग्राफ या बैरोग्राफ, पोलरीमीटर या पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ हमारा जाना जाता है। 150 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों 150 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो गया। और अगला हम लोग देखेंगे 151 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान
मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बोलोमीटर का, पायरोमीटर का, एमीटर का, फ्लक्सीमीटर का। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा पायरोमीटर का। भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है दोस्तों पायरोमीटर का। विकल्प नंबर हमारा बी यानी कि 151 का विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के विकल्प नंबर यहाँ पे 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे, देख लीजिएगा फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे भौतिक राशियों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारी अदिश राशियां होती हैं, जो सदिश राशियां होती हैं, तो इनको आप एक प्रकार से ये कह लीजिएगा, एक प्रकार से रट्टा मान लीजिएगा कौन कौन सी हमारी अदिश और सदिश राशियां होती हैं। देखिए तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो सदिश राशियां होती हैं जिनके परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। देखिए सदिश राशियां, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों, देख लीजिएगा सदिश राशियां। देखिए सदिश राशियां, सदिश राशियां परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे परिणाम के साथ साथ दिशा परिणाम के साथ दिशा भी होती है, ठीक है। इसमें सदिश राशियों में क्या होता है, परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे अब देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे हमारा क्या क्या हो जाएगा, विस्थापन, वेग, त्वरण। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं विस्थापन आगे लिख दीजिएगा, विस्थापन, वेग, उसके बाद दोस्तों आगे लिख दीजिएगा त्वरण, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग के बाद दोस्तों यहाँ पे भार, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार। ये सारी हमारी क्या होते हैं दोस्तों, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये सदिश राशियां हो जाएंगी। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, ये सारी हमारी क्या होती हैं, ये सदिश राशियां होती हैं। अब देखिए अदिश राशियों में क्या क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे अदिश राशियां हम लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर इतना याद कर लेंगे सदिश राशियों में विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, इतने से ही आपका फंस जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अब देखिए अदिश राशियां यहाँ पे हम देखेंगे। अब अदिश राशियों में देख लीजिएगा, अदिश राशियों में क्या होता है हमारा, इसमें मतलब होता है जिनमें केवल परिणाम होता है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें इनमें क्या होता है, परिणाम होता है, क्या होता है, परिणाम होता है। इनमें क्या होता है, परिणाम होता है। इनमें क्या होता है, परिणाम होता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिएगा, जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल आदि। देखिए जैसे यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं लंबाई, क्या लिख देंगे, लंबाई हो गया। लंबाई के बाद दोस्तों अगर देखेंगे दूरी हो गया, दूरी के बाद अगर देखेंगे तो द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान के बाद अगर दोस्तों देखेंगे समय हो गया, समय के बाद अगर देखेंगे तो क्षेत्रफल हो गया, समय के बाद हो गया हमारा क्षेत्रफल हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आयतन हो गया, आयतन के बाद दोस्तों देखेंगे तो आयतन के बाद यहाँ पे हमारा कार्य हो गया, आयतन के बाद हमारा कार्य हो गया, चाल हो गया, आवेश हो गया। देखिए यहाँ पे चाल हो गया, फिर यहाँ पे हमारा आवेश हो गया। तो ये सारी चीजें जो हमारी हैं क्या हैं, ये हमारी अदिश राशियां हैं, ठीक है। ये हो गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारी कुल मिला के अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अदिश राशियां हैं। देखिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, तो द्रव्यमान बच रहा ना, तो द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। तो 152 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 153 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि डाट का केवल परिणाम है, दिशा नहीं। तो वो होता है दोस्तों किसका, अदिश राशियों को होता है। अदिश राशियों का केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। क्या होता है, अदिश। देखिए अदिश का केवल परिणाम है, दिशा नहीं होती है। अब देखिए अदिश राशियां क्या होती हैं इसमें, देखिए विस्थापन तो सदिश राशि हो गई, विस्थापन हटा दीजिए, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग। अब देखिए कार्य बच रहा है ना, तो कार्य हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। तो 153 का विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
अगला दोस्तों देख लीजिएगा 153 के बाद हम लोग देखेंगे 154 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। देखिए अब देखिए, केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, तो वो क्या होता है, अदिश राशि होती है। वो क्या होती है, वो अदिश राशि होती है। तो अदिश होता है ऐसा ना, तो अदिश इसमें कौन सा है, देखिए विस्थापन, ये तो हमारा सदिश है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, बल, संवेग, आवेग, भार। देखिए कार्य बच रहा, तो कार्य हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। तो 154 का विकल्प नंबर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 154 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 155 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। अब देखिए सदिश राशि कह रहा है, कौन सी नहीं है कहा है ना। देखिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, तो ये जो शक्ति जो दी गई है दोस्तों, ये सदिश राशि नहीं है। क्या हो जाएगा इसमें, शक्ति। देखिए बल भी हो गया, त्वरण भी हो गया, विस्थापन भी हो गया, ये सब सदिश राशियां हैं। लेकिन इसमें जो विस्थापन, ये शक्ति जो दिया गया है, ये हमारा क्या है, सदिश राशि नहीं है, मतलब ये अदिश राशि है। तो ये विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो 155 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 156 नंबर, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित या निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। देखिए वेक्टर मात्रा नहीं है, देखिए वेक्टर मात्रा क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वेक्टर मात्रा हमारा जो होता है, विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। देखिए इसमें जो विद्युत प्रवाह जो दिया गया ना, यही हमारा वेक्टर मात्रा नहीं है। जिन भौतिक राशियों में परिणाम तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि। और अदिश राशियां कहलाते हैं जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। तो यहाँ पे वेक्टर मात्रा नहीं है कहा गया, वेक्टर मात्रा नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा विद्युत प्रवाह। 156 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 156 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई अगला देख लेते हैं, यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 156 के बाद देखेंगे 157 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक वेक्टर राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। देखिए अदिश राशि पूछा गया है, तो अदिश राशियों में केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो देखिए विस्थापन, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया। तो ये जो दाब दिया गया है यही हमारी अदिश राशि है। 157 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 157 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला देखेंगे 158 नंबर, इसमें कहा सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में डाट डाट होता है। देखिए संवेग में क्या होता है, संवेग हमारा क्या है, देखिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार। तो संवेग हमारा क्या है, एक प्रकार से ये हमारा सदिश राशि है। और सदिश राशियों में दिशा की और परिणाम की दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए परिणाम और दिशा दोनों लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कौन से ऑप्शन पे, ये सी ऑप्शन पे दिया गया है। देखिए संवेग हमारा क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए संवेग हमारा क्या है, संवेग हमारा सदिश राशि है। क्या है भाई, यहाँ पे सदिश राशि है, संवेग क्या है, हमारी सदिश राशि है। और सदिश राशियों में दोस्तों देख लीजिएगा विस्थापन भी होता है, नहीं सदिश राशियों में परिणाम और दिशा दोनों होती है। सदिश राशियों में क्या होता है, दिशा भी होगा और परिणाम भी होगा। देखिए सदिश राशियों में यहाँ पे हमारा दिशा भी होगा और यहाँ पे हमारा परिमाण भी होगा, यानी कि परिमाण भी होगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो ये हमारा विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा 158 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 159 नंबर, और यहाँ पे कहा है सदिश वेक्टर यानी सदिश राशि का उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, वेग, आवेग, भार। देखिए वेग जो दिया गया है ये हमारा हो जाएगा सदिश राशि हो जाएगा। 159 का हमारा विकल्प नंबर सी, यानी कि और जो सब कुछ दिए गए हैं वजन, तापमान, लंबाई, ये सब हमारे क्या हैं, अदिश राशियां हैं। लेकिन जो ये सदिश राशि पूछा है इसमें केवल हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वेग। वेग हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 160 नंबर, और यहाँ पे कहा है एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि का एग्जाम्पल पूछा है, तो विस्थापन जो हमारा है सदिश राशि है, कार्य, गति, ऊर्जा हमारे अदिश राशि है। तो यानी कि 160 का दोस्तों देखेंगे
तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 160 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 160 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 161 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। समय, तापमान, दूरी और वेग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। समय, तापमान, दूरी और वेग। देखिए वेक्टर मात्रा है, तो वेक्टर मात्रा में हम वेक्टर मात्रा किसको बोलते हैं, सदिश राशि को। देखिए वेक्टर मात्रा बोलते हैं किसको, बोलते हैं सदिश राशि को बोला जाता है वेक्टर मात्रा। तो सदिश में दिशा और परिणाम मतलब दोनों की आवश्यकता होती है। तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार। देखिए ये जो वेग दिया गया है 161, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा दोस्तों 161 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 161 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला देखेंगे दोस्तों 162 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस जोड़ी की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, दिशा हमेशा एक समान होती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो 162 नंबर जो दिया गया है, देखिए 162 नंबर में जो दिया गया है त्वरण की और बल की जो दिशा होती है वो हमेशा एक समान होती है। विकल्प नंबर बी, यानी कि 162 का विकल्प नंबर यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 162 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 162 के बाद हम लोग देखेंगे 163 नंबर, और 163 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, सदिश राशि कहा जाएगा, द्विअदिश कहा जाएगा, अदिश कहा जाएगा, या द्विसदिश कहा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कुल मिलाकर के यहाँ पे हम आगे स्टेप बढ़ गए हैं, पीछे एक बार आ जाते हैं, वापस से यहाँ पे देख लेते हैं। कह कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए, भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की भौतिक राशियों को हम सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सदिश कहते हैं। क्या कहा जाएगा, सदिश कहा जाता है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 163 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए, 163 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा भाई यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे सदिश, यहाँ पे क्या कहा जाएगा दोस्तों, सदिश कहा जाएगा। यानी कि ये देखेंगे 163 का विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 164 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। तो सदिश राशियों में देखिए दिशा भी और परिणाम भी किसमें होते हैं, सदिश में होते हैं। और सदिश हमारा क्या होता है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार। देखिए संवेग हमारा दिया गया 164 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 164 का विकल्प नंबर सी। और अगला दोस्तों देखते हैं 165 नंबर, और 165 नंबर में कहा निम्न में से अदिश राशि नहीं है। देखिए अदिश राशि नहीं है। देखिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग। देखिए बल जो हमारा है ये सदिश राशि है, ये क्या है हमारा, ये सदिश राशि है। तो इसी को हमारा ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 165 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 166 नंबर। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी दोस्तों आपको अगर पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हर रोज ऐसे ही हमारे यहाँ पे रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के सब्जेक्टों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। वहां पे दोस्तों यहाँ पे वही सॉल्व करवाया जा रहा है जो प्रीवियस ईयर में रेलवे भर्ती बोर्ड ने कुछ वर्षों में जो एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जाम पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे 166 में देखिए क्या दिया गया, कहा गया है कार्य में दिया गया, कार्य में कोई दिशा नहीं होती केवल परिणाम होता है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार। देखिए कार्य यहाँ पे नहीं आया, तो एक प्रकार से देखेंगे तो इसमें ये हमारा क्या होता है, कोई दिशा नहीं होती केवल परिणाम होता है। तो ये कार्य हमारा क्या है, कार्य एक प्रकार का ये अदिश राशि है। तो अदिश में क्या होता है, केवल परिणाम होता है। अदिश में केवल
परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिणाम होता है। देखिए इसमें क्या है ना, दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है। ये विकल्प नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 166 का दोस्तों देखेंगे, 166 का तो विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपको एक चीज मैं और बता दूं, यदि आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से दोस्तों आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ग्रुप में हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे मिलता रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल साइंस से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट होगा तो उन सभी डाउट या डप्ट को भी दोस्तों यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे ग्रुप से भी जरूर से जरूर जुड़ें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसका राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।